नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम नवंबर 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज कंप्लीट करेंगे, यानी पुरस्कार, सम्मान, खेल परिदृश्य और मिसलेनियस जो टॉपिक है उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला हम पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा नोबेल पुरस्कार। आप जानते हैं कि ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होते हैं किसी भी क्षेत्र या किसी भी फील्ड के अंदर जो कार्य किए जाते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल का पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। लेकिन ये हर कैटेगरी में नहीं मिलता है। ये 6 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। और 6 श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं? तो देखिए, एक तो है फिज़िक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है मेडिसिन। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इनके अलावा 3 श्रेणियाँ इसकी और है। एक है लिटरेचर, एक है पीस यानी शांति, और एक है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो ये 6 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। अब 2024 में ये पुरस्कार किसको मिले हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि जो नोबेल पुरस्कार है उसमें अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो पहले इंक्लूड नहीं था। इसको 1968 के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में की गई है। ठीक है? और जो पीस का पुरस्कार है, बाकी सारे पुरस्कार तो है स्विट्ज़रलैंड में दिए जाते हैं, लेकिन जो पीस वाला जो पुरस्कार है, शांति वाला जो पुरस्कार है, ये ओस्लो, नॉर्वे में जो है, वहाँ यहाँ पर ये पुरस्कार जो है इसकी घोषणा होती है, यहीं पे इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले जो चिकित्सा है या मेडिसिन है उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको मिला है। तो देखिए, दोनों ही जो वैज्ञानिक हैं ये अमेरिका के हैं, और इनको जो है mRNA की जो खोज है उसके लिए, मतलब उसके उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, खोज नहीं कहेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों के नाम देख लेते हैं। पहले हैं अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस, और दूसरे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी रूबकुन। तो आप विक्टर और गैरी से ये ध्यान रखिएगा, विक्टर और गैरी, इनको मेडिसिन का जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ देखिए, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में उनके योगदान के लिए ये दिया गया है, और ये जो उपचार है ये कैंसर के उपचार के नए तरीकों में कारगर सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसको जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय, उसके ऊपर खोज करने के लिए जो है ये पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। तो विक्टर और गैरी दोनों अमेरिका के हैं, नाम ध्यान रखिएगा। फिर 2013 में किसको, 2023 में किसको मिला, इतना याद नहीं रहेगा तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर देखते हैं फिजिक्स का किसको मिला, भौतिकी विज्ञान का किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए, इसके अंदर भी एक जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका के हैं, और दूसरे जो हैं वो कनाडा के हैं। इनको संयुक्त रूप से दिया है। इनका नाम है, पहले तो हैं जॉन जे होपफील्ड, और दूसरे हैं जेफरी ई हिंटन। ठीक है? तो जॉन और जेफरी ऐसे करके आप नाम याद रख सकते हैं। एक यूएसए से हैं और दूसरे कनाडा से। इनको ये जो पुरस्कार है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है आर्टिफिशियल न्यूरल की खोज के लिए जो है दिया गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए ये दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रसायन का, रसायन यानी कि केमिस्ट्री का। अब देखिए, ये जो पुरस्कार है ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें एक तो है डेविड बेकर, दूसरे हैं डेमिस हैसाबिस, और तीसरे हैं जॉन जम्पर। ठीक है? तो डेविड बेकर जो है उन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिज़ाइन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया है, जबकि इन दोनों को जो है प्रोटीन की जो संरचना है उसकी भविष्यवाणी करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो देखिए यूएसए से हैं फिर से, और ये दोनों जो हैं डेमिस और जॉन, ये दोनों यूके से हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 यूके के और 1 यूएसए के जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये जो इसमें दे रखा है सबसे उम्र-दराज़ कौन है, कितनी महिलाओं का मिला, इतना याद नहीं रहता है, ना याद रखना है। तो इस बार किसको पुरस्कार मिला और किस लिए मिला है, इतना ही याद हमको रखना है। फिर चलते हैं साहित्य में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंगल जो नेम होते हैं वो पूछ लिया जाता है अक्सर। तो दक्षिण कोरिया की कवयित्री हैं या उपन्यासकार हैं जिनका नाम है हांग कांग। क्या नाम है? हांग कांग इनका नाम है, और दक्षिण कोरिया से पहली लेखक है, कोरियाई लेखक है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है द वेजिटेरियन, के लिए बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इन्होंने जीता था। और अब की बार जो है गद्य काव्यात्मक गद्य, इस गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो है ये पुरस्कार जो है वो इनको दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है इनका नाम। नाम क्या है? हानकांग है। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की हैं, और दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की पहली राइटर हैं जिनको कि ये साहित्य का नोबेल दिया गया है। यहाँ देखिए कि रुडयार्ड किपलिंग जो है ये ब्रिटिश पत्रकार हैं, और इनको सबसे कम उम्र के अंदर ये मिला था। तो ये मैंने ऐसे ही टिक कर लिया इनकी, क्योंकि कुछ बुक्स जो है हमारे सिलेबस में चलती थी। तो हानकांग का नाम ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया से हैं।
फिर देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है और नॉर्वेन नोबेल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। एक जापानी संगठन है जिसका नाम है निहोन हिदानक्यो। क्या नाम है? निहोन हिदानक्यो। तो निहोन हिदानक्यो को पीस का जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। इस कारण से ये पुरस्कार इनको दिया गया। तो जापान की संस्था है निहोन हिदानक्यो, इसको ये पुरस्कार जो है वो शांति का पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो सबके नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अर्थशास्त्र पे। अच्छा, यहाँ देखिए सबसे कम उम्र के विजेता पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई 2014 में और हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी, इनको संयुक्त रूप से 2014 के अंदर जो है शांति का पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें देखिए ये तीनों ही जो विजेता हैं वो अमेरिका के हैं। पहले का नाम है डेरोन एस मोगलू, फिर है साइमन और लास्ट हैं जेम्स। तो ये डेरोन, जेम्स और साइमन, इन तीनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान रहा है अम, किस तरीके से संस्थाएं जो हैं समृद्धि को आकार देती हैं। फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, संस्थाएं किस प्रकार से समृद्धि को आकार देती हैं उसके ऊपर जो है ये पुरस्कार इन तीन लोगों को दिया गया है और तीनों के तीनों ही जो है वो यूएसए से हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ये हो गए अर्थशास्त्र के नोबेल। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, अर्थशास्त्र, साहित्य और पीस, इन सब के नोबेल प्राइज़ के विजेताओं के नाम हमको याद रखने हैं। एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो ये 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, यानी कि इसको 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था, तो अभी नए स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें जल संरक्षण के क्षेत्र में कौन से संस्था संगठन कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से कौन सा राज्य किस उसमें है, तो काफ़ी सारी इसकी श्रेणियां हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इम्पोर्टेंट बात जानना चाहें तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है राज्यों की जो श्रेणी है उसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला है वो याद रखिएगा। उड़ीसा को जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार मिला है, इतना हमको याद रखना है। उसके अलावा दक्षिण के जिले ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए हमारे राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में जल प्रबंधन में ये कैटेगरी है, वाटर मैनेजमेंट वाली कैटेगरी राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। तो जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज का प्रथम पुरस्कार जो है सीकर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठवाका वास फतेहपुर को मिला है। यानी कि जो जेठवाका वास जो स्कूल है वहाँ का फतेहपुर का, उसको ये फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर मिला है। और अगर हम संस्था की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो बिट्स पिलानी है उसको ये विशेष पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, जेठवाका फतेहपुर में और बिट्स पिलानी जो है उसको भी सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारे फेमिना मिस इंडिया 2024। हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी हाल ही में जो है मिस फेमिना मिस वर्ल्ड का ताज जो है निकिता पोरवाल को पहनाया गया है। यहाँ देखिए, ठीक है, और ये हमको क्या कहते हैं, ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी वहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगी भारत को रिप्रेजेंट करेगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है और ये आगे जो है मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फिर देखिए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इनको आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आईएएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के द्वारा जो है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है कि भाई जो इनका योगदान है चंद्रयान 3 को लेकर के, तो उसके लिए इनको जो है एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हालाँकि ये पुरस्कार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है, लेकिन हम जस्ट फॉर अ ग्लांस हम इसको देख लेते हैं। ये है मिडोरी पुरस्कार। इसको कज़ाकिस्तान की वेरा वोरोनोवो और पेरू की येसाबेल जो है इनको संयुक्त रूप से जो है वो दिया गया है और इनका अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अब कौन-सा क्षेत्र है इनका? तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है एईओन के द्वारा और एईओन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। और इसको जो है जो भी व्यक्ति या संस्था जो पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता को लेकर के उत्कृष्ट योगदान देता है उसको ये मिडोरी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो अगर आप रखना चाहें तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है। फिर ये संत ईश्वर सम्मान, ये भी कोई इतना विशेष नहीं है इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर स्किप किया है। फिर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब
आगे चलते हैं नेक्स्ट खेल परिदृश्य पे। खेल परिदृश्य में देखिए सबसे पहले क्रिकेट के अंदर तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में खेलों को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं और मैं कहती हूँ क्रोनोलॉजी तो बेस्ट है कि यहाँ पर इसमें से जो भी चीज़ें आती है वो डायरेक्ट स्पोर्ट्स वाली हो चाहे कितना भी करंट अफेयर हो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं क्रिकेट के अंदर सबसे पहले क्या न्यूज़ है। देखिए महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो है वो न्यूज़ीलैंड पहली बार जो है इसमें विश्व चैंपियन बनी है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन जो है यूएई में हुआ यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। ठीक है, आईसीसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। टीमें कितनी थी ये हमको याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखिए कि फाइनल मुकाबला जो है न्यूज़ीलैंड ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहली बार इसने जो है ये मुकाबला जीता है। तो आयोजन कहाँ हुआ है? T20 वर्ल्ड कप का न्यूज़ीलैंड के अंदर हुआ है, यूएई के अंदर हुआ है। न्यूज़ीलैंड ने पहली बार जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराया है। फिर देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी खिलाड़ी का पुरस्कार जो है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को दिया गया है। तो इनका नाम भी आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं। फिर चलते हैं ईरानी कप पे। ईरानी कप 2024-25 तो ये देखिए रणजी ट्रॉफी विजेता और ये मैच ड्रॉ रहा लेकिन ठीक है। मुंबई ने पहली पारी में इतने रन ये काम का नहीं है क्योंकि ये मैच ड्रॉ रहा तो इसमें अब क्या ही बताएं, लेकिन ध्यान रखिएगा ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, ईरानी कप जो है रणजी चैंपियन और शेष भारत के बीच में खेला जाता है। ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा नहीं, ये नहीं, अब अपन चलेंगे सीधे यहाँ पर टेनिस पर। तो टेनिस में देखिए चाइना ओपन 2024 तो बीजिंग में इसको खेला गया है और इसके अंदर कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हरा करके जो है इसको जीता है। तो ये थोड़ा-सा आप नाम ध्यान रखिएगा। चाइना ओपन और इसको बीजिंग में आयोजित किया गया। कार्लोस अल्काराज ने इसको जीता है एकल खिताब और फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हरा करके जो है इसको जीता है। महिला एकल खिताब के लिए अमेरिका में जो है ये जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं कोको गॉफ उन्होंने जो है चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी को हरा करके इसको जीता है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए राफेल नडाल की टेनिस से संन्यास की घोषणा और लास्ट में इन्होंने देखिए डेविस कप जो है ये फाइनल में हार गए थे, डिफीट हो गए थे। तो ये थोड़ी दुखद है लेकिन ठीक है। राफेल नडाल को जो है फ्रेंच ओपन के लिए जाना जाता है। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे फ्रेंच ओपन जीते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने जो है अपने टेनिस करियर में 14 फ्रेंच ओपन, 4 यूएस ओपन, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीते हैं। तो ये काम की बात थी। फिर राफेल नडाल के हाँ, ठीक है ये हो गया। फिर देखिए हॉकी। हॉकी के अंदर देखिए महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो बिहार के राजगीर में ये आयोजित की जाएगी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। इसका मास्कट और लोगो जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो ये देखिए इसका जो लोगो है वो है गोरैया, ठीक है? ये शुभंकर बनाया गया है जिसे गुड़िया नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बिहार में आयोजित किया जाएगा और इसमें इसका जो शुभंकर है वो गौरई जो चिड़िया है उसको गुड़िया नाम दिया गया है, वो बनाया गया है। और इसका जो लोगो है वो होगा बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक, ठीक है? इसमें इसको दिखाया गया है। फिर बस इसमें यही काम की बात थी। फिर चलते हैं एथलेटिक्स में। तो एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन जो है हांगकांग चाइना में किया गया है। बस इतनी ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, इतने क्या नाम ध्यान रहेंगे इसमें। तो ये देखिए एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो हांगकांग चाइना में किया गया है, इतना ध्यान रखना है। फिर ये आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसमें भारत की जो है भारतीय महिला जोड़ी है जिनका नाम है अय्यिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। इन्होंने जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी बनकर इतिहास रचा है। तो इसका ये क्वेश्चन आपके जो है मेंस के अंदर 20 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है स्पोर्ट्स वाला उसमें भी इनका नाम लेकर के पूछ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अय्यिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ठीक है? और पहली भारतीय महिला जोड़ी है जिन्होंने टीटी के अंदर जो है ये चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। ये जो आयोजन है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का, ये अस्ताना का कज़ाकिस्तान में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें भारतीय महिला टीम ने 3 पदक हासिल किए हैं। ये जोड़ी का नाम आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है? फिर जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीरंदाजी। तीरंदाजी में देखिए तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 में दीपिका कुमारी को रजत पदक जो है वो दिया गया है। तो मतलब उन्होंने जीता है। तो ये जो है मेक्सिको के अंदर आयोजित किए गए थे और क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तीरंदाजी का तो इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। भारत की दीपिका कुमारी ने महिला रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक यहाँ पर जीता है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है तो आपको पता होना चाहिए आर्चरी से या तीरंदाजी से इनका संबंध है, ठीक है? और हाँ, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अगर इनकी कुछ उपलब्धियाँ आप जानना चाहें तो फाइनल 2011, 12, 13, 15 और 24 के अंदर ये उपविजेता रही हैं।
जबकि उन्होंने 2018 में कांस्य पदक अपने नाम इसमें किया था। फिर चलते हैं शूटिंग में, तो शूटिंग में देखिए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन किया गया और ये दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। तो भारत के निशानेबाजों ने 2 रजत, 2 कांस्य सहित 4 पदक इसमें जीते हैं और विवान कपूर ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में और सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। तो इनके नाम खिलाड़ियों के ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है नाम देके पूछ ले कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता हो शूटिंग से संबंधित है और क्योंकि वर्ल्ड कप है तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए पिछले वर्ष दोहा में संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में भारत को एकमात्र पदक के साथ संतोष करना पड़ा था। अनीश भानवाल ने भारत के लिए एकमात्र जो है कांस्य पदक उस समय पिछले साल जो है वो जीता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी, वो तो थी वर्ल्ड कप और ये है जूनियर विश्व निशानेबाजी और ये जो है पेरू के लीमा में जो है उसको आयोजित किया गया था। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे हैं, ठीक है। इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि ये जो आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप है, ये कहाँ आयोजित की गई? तो पेरू के लीमा में आयोजित की गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। फिर देखिए चर्चित खिलाड़ी नीतू डेविड जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। तो ये जो है इनको इसमें ये पूर्व भारतीय स्पिनर रही हैं, क्रिकेट से संबंधित है और इनको जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी कई इसमें शामिल हुए, लेकिन क्योंकि ये भारत से हैं तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इससे पहले जो है डायना एडुलजी जो हैं ये इसमें हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और अभी हाल ही में जो है ये नीतू डेविड जो हैं भारतीय महिला टीम में मुख्य चयनकर्ता के रूप में जो है वो कार्यरत हैं। फिर देखिए खेल संक्षिप्तगी में राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2026 में उसमें से हॉकी, कुश्ती और बैडमिंटन सहित 9 खेलों को बाहर किया है। अब कौन से मेडल आएँगे अपने पास आप सोचिए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 में होंगे, उसमें से हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन सहित 9 खेल जो हैं वो आउट हो चुके हैं। तो देखिए ग्लासगो के अंदर जो है 2026 के अंदर ये कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और इसमें से बैडमिंटन, निशानेबाजी, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायलथॉन, तीरंदाजी को बाहर कर दिया गया है। तो बजट के अभाव के चलते इन प्रमुख खेलों को हटाने का फैसला लिया गया है। अब केवल 10 खेल खेले जाएँगे, जिसमें कि देखिए 10 खेल कौन-कौन से हैं? एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल, यही सब जो है इसके अंदर शामिल है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से खेलों को बाहर निकाला गया है और कौन से खेल जो है अब सब इम्पोर्टेंट खेल जो है इसके अंदर से बाहर हो चुके हैं। अब चलते हैं वन लाइनर पे। तो देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान जिन्होंने संन्यास लिया है तो ये रानी रामपाल है। नाम ध्यान रखिएगा कि भाई हॉकी से संबंध है इनका। और देखिए फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की कौन-सी रैंकिंग है? तो अब इससे नीचे रैंकिंग क्या होगी? 125वीं रैंकिंग है हमारी। फिर देखिए वुहान ओपन टेनिस में किस महिला खिलाड़ी ने खिताब की हैट्रिक बनाई है? तो आर्यना सबालेंका है बेलारूस की। तो ये ध्यान रखिएगा वुहान ओपन टेनिस में टेनिस की खिलाड़ी हैं आर्यना सबालेंका। फिर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में होगा। फिर देखिए यहाँ पे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट, इन्होंने भी संन्यास, दीपा कर्माकर का नाम आपने सुना होगा। अ, तो ये इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। फिर वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ होगा? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मुंबई में होगा, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नई राष्ट्रीय अकादमी, हाँ, जो बीसीसीआई है इसने जो है राष्ट्रीय अकादमी खोलने का उद्घाटन किया है। इस अकादमी को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। इसका ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका? बेंगलुरु में हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए पहले खो-खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये इम्पोर्टेंट है, पहले जो खो-खो का वर्ल्ड कप है वो हमारे भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए इतनी ही चीज़ थी। फिर देखिए पहली भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है, जिन्होंने हाल ही में विश्व ताइक्वांडो द्वारा घोषित विश्व पुम्से रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। तो ये इसके अंदर जो है भारत के ताइक्वांडो खिलाड़ी है, जिनका नाम है रूपा रूपा बायोर। ये अरुणाचल प्रदेश से है, तो ये ताइक्वांडो की खिलाड़ी है, इतना थोड़ा-सा नाम ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड खो-खो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। वर्ल्ड कप जो है खो-खो का वो पहली बार कहाँ होगा? भारत में होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इसमें इतना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा होगा कि ये इस बार थोड़ा कहीं घास तो नहीं काट दी। मैंने घास नहीं काटी, बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किया है चीज़ों को कि कौन-सा एग्ज़ाम में आ सकता है। पढ़ाने को पूरी मैगज़ीन एक-एक लाइन दर लाइन पढ़ाई जा सकती है, लेकिन उससे जो है पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? हालाँकि इसमें कंपाइलेशन बहुत कम और क्रिस्प होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होता है, लेकिन उसमें से भी हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं जो है वो पढ़नी है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है हमारा मिसलेनियस।
अब देखिए जो अद्यतन सामान्य ज्ञान है यानी जो मिसलेनियस है उसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स क्या-क्या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। सबसे पहले देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल जो है ज़्यादा नहीं है, 13 मई 2025 तक ही जो है इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 6 मंथ्स तक जो है ये सीजेआई बने रहेंगे। इनसे पहले जो सीजेआई थे वो कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ जिन्होंने 2 साल तक इस पदभार को सँभाला है। और ये जो नए सीजेआई हैं जिनका नाम है संजीव खन्ना, ये जो है 51वें सीजेआई हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय से इनको पदोन्नत किया गया है। इनके अगर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस की बात करें तो इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखा है, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है, उसमें भी उस बेंच में भी ये शामिल थे। उसके अलावा जो है जिसने संविधान का अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, उसमें भी ये शामिल थे। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51वें सीजेआई बने हैं और इनसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे जो 2 साल तक रहे हैं और अभी इनका कार्यकाल सिर्फ 6 मंथ का रहेगा, 13 मई तक ही ये जो है वो सीजेआई रहेंगे। फिर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उनके नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, उनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा इनका, बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। इससे पहले रेखा शर्मा होती थी और अब जो है विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार इस पद पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा तब तक रहेगा। तो ये जो है अलग से कोई संवैधानिक तो नहीं है, सांविधिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग को। तो ये ध्यान रखिएगा क्यों बनाया गया है, ये तो नाम से ही सिद्ध है, आपको पता ही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश, ये अपने आरएस में नहीं आता इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। बाकी अगर आप और अदर एग्जाम्स की एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह की, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये हम अपने काम का यहाँ पर नहीं है, तो अपन चलेंगे जो अपने काम का है वो पढ़ने। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देखिए, तो यहाँ पर इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा, अपने ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो अपने को नाम ध्यान रखना है। नाम है इनका प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इससे पहले जोको विडोडो थे, उनका स्थान ये लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो शिगेरू इशिबा, तो ये तो नाम ध्यान रह जाएगा हमको। उसके अलावा वियतनाम की भी यात्रा की थी, तो वियतनाम के राष्ट्रपति का भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं, लुओंग कुओंग। ठीक है, तो लुओंग कुओंग और इशिबा ये ध्यान रखिएगा। ऋषिबा, इशिबा, ठीक है, कुछ याद रह ही जाएगा। फिर है ओबीच्युरीज़ देख लेते हैं। तो मिस्टर रतन टाटा जो हैं, उनके बारे में आप जानते ही हैं। और इसमें देखिए 1996 में दूरसंचार कंसल्टेंसी फर्म थी उनकी टाटा टेली सर्विसेज, उसकी स्थापना की थी। 2004 में उन्होंने आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की इसकी शुरुआत की। और इन्होंने जो है सबसे बड़ा अधिग्रहण इनका था जो है कहाँ गया चाय फर्म टेटली को 432 मिलियन डॉलर में, और 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरोस को 13 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, जो उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी फर्म का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। और जो ऑटो ब्रांड है जैगुआर और लैंड रोवर, उसको भी इन्होंने जो है 2.3 बिलियन डॉलर में जो है फोर्ड कंपनी से खरीदा था। इनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से जो है सम्मानित किया जा चुका है। बस इसमें इतनी ही बातें हैं और यहाँ और कोई ओबीच्युरीज़ इतने काम की है नहीं। फिर देखिए रश्मिका मंदाना जो है I4C के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है, यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट शीतल बनी ओयू चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर पिथौरागढ़ जिले की है शीतल राज, और दुनिया की छठी सबसे ऊंची माउंट ओयू पर चढ़ने वाली भारत की पहली जो है ये महिला बनी है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो चोटी है चाइना और नेपाल के बीच में है, यहाँ पर लिखा है चाइना और नेपाल के बीच में है ये चोटी। शीतल का नाम ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अजय जडेजा जामनगर के उत्तराधिकारी, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। फिर दिवस देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए ध्यान से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी में, इसलिए मैंने इसको टिक किया है। किसी आरपीएससी के एग्जाम में, आई थिंक टीचर के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे
विश्व पर्यावरण दिवस, ये कौन-सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना, ठीक है? और इसमें और तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ देखिए 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बेहतर जीवन के लिए और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, ये इसका थीम था, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो बस इतना ही इसके अंदर दिवसों के अंदर इतनी ही काम की चीज़ थी, बाकी तो पढ़ते ही जाइए। कई विश्व अंडा दिवस, विश्व मानक दिवस, छात्र दिवस, इतना कितना याद रहेगा, ठीक है? फिर देखिए संस्थाओं के दिवस आपको याद नहीं रखने हैं। अ, हाँ, यहाँ एक चीज़ देखिए यहाँ पे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया है और इसमें अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन इस बार की ये थीम थी, तो थोड़ा-सा इस पे ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ कि हम जो है अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? वो आप थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर नेक्स्ट देखिए वर्ष देखिए आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आसियान देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए 2025 को जो है आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है? किसके साथ में? तो आसियान देशों के साथ में ये चर्चा थी। फिर देखिए 2 बुक्स हैं माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये एम के रंजीत सिंह की है। दूसरी है द 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, ये राजदीप सरदेसाई की। हालाँकि इतनी पॉलिटिकल जो होती हैं वो कम पूछते हैं, फिर भी आप थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्या है? तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, ये किसका प्रणाली है? तो अमेरिकी सेना की है। हमारा जो S-400 है जो हमने रशिया से लिया है वो भी सिमिलर है थर्ड के। तो अब देखिए थर्ड रक्षा प्रणाली अमेरिकी सेना के सबसे शक्तिशाली मिसाइल रोधी हथियारों में से एक है। ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में जो है वो सक्षम है। ठीक है? ये मिसाइल रोधी प्रणाली है और अंतिम चरण के दौरान उन्नत रडार इंटरसेप्टर, ठीक है? और अमेरिका ने इज़राइल में थर्ड रक्षा प्रणाली को तैनात करने की सहमति भी दी है। किसको, किस देश को देने की सहमति दी है? इज़राइल को इसको देने के लिए सहमति की है। तो थर्ड का ध्यान रखिएगा, ये मेंस के अंदर पूछा भी जा चुका है और आई थिंक आईएएस का प्रीलिम्स था उसमें भी इसको पूछा गया था। अब चलते हैं कुछ ऑपरेशंस, अभियान और अभ्यास के ऊपर। तो देखिए बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार 2024। तो बहुपक्षीय है, समुद्री अभ्यास है। इसमें 4 देश शामिल हुए हैं। कौन-कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है? ये इसका 28वां संस्करण था। बहुत पहले से ये चला हुआ आ रहा है। 1992 में मालाबार की शुरुआत जो है वो हुई थी। भारत और अमेरिका ही तब होते थे और 2020 के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको जॉइन किया है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा मालाबार अभ्यास। फिर देखिए भारत कजाकिस्तान का संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद। ठीक है? कजाकिस्तान और भारत दोनों का है, सैन्य अभ्यास है और उत्तराखंड के औली में इसको आयोजित किया गया है। फिर देखिए भारत और ओमान का समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नाम ध्यान रखिएगा, नसीम अल बहर जो है वो भारत और ओमान के बीच में समुद्री अभ्यास है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। ये भारतीय सेना की सुदर्शन कोर को झांसी के निकट बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास किया गया। सदर्न स्टार, ठीक है। अच्छा ये देखिए सुदर्शन शक्ति कोर को 21 कोर के नाम से भी जाना जाता है और ये सेना की स्ट्राइक कोर है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारा स्कैम से बचो अभियान। ये क्या है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान शुभारंभ किया है। तो इसमें जो आपके साइबर धोखाधड़ी है, घोटाले हैं उनसे जो है नागरिकों को बचाने के लिए स्कैम से बचो अभियान को स्टार्ट किया गया है। ये पहल जो है मेटा द्वारा शुरू की गई है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ये जो हमारा 14C जो हमने पढ़ा था भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, उसके द्वारा जो है उसके सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा स्कैम से बचो अभियान क्या है? हालाँकि नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ये साइबर अपराधों से बचने के लिए है। फिर देखिए जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोप 16 जो है, वो कहाँ पर संपन्न किया गया? तो कोप 16 जो है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक कोलंबिया के कैली शहर में जो है वो संपन्न हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी थीम थी पीस विद नेचर, ठीक है? और 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में 15, ठीक है, ये इतना कोई वो नहीं है ख़ास। फिर देखिए आरोहा 2024 ये क्या है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की उन्नति और वैश्विक अवसर, ये जिसको आरोहा कहा गया है, इसका आयोजन किया है। तो इसका कोई विशेष इम्पोर्टेंट है नहीं। उम, फिर देखिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम, ये इसका जो है विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच, इसका शुभारंभ दुबई के अंदर किया गया है।
बस इतना ही काम का है। इसके बाद में ये जो सम्मेलन है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं योजनाएँ, तो योजनाएँ देखिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर। कहाँ से? तो झारखंड से इसको स्टार्ट किया है, झारखंड के हजारीबाग में, और आदिवासियों के कल्याण के लिए इसको स्टार्ट किया है। अब इसमें कितने गाँव हैं, हालाँकि मैंने ये टिक किया है, इतना नहीं ध्यान रखना है। नाम इतना ध्यान रखिएगा कि धरती आबा कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा क्रूज़ मिशन भारत जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत क्या करेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में क्रूज़ भारत मिशन को स्टार्ट किया है। उन्होंने क्रूज़ जहाज़ एम्प्रेस पर सवार होकर मिशन को शुभारंभ किया है। यानी इससे क्या करना है कि क्रूज़ पर्यटन जो है उसको हम यहाँ पर बढ़ावा देंगे। जो क्रूज़ होती है, अब मैं बताती हूँ कि मैं इसमें हम अंडमान निकोबार गए थे, तो पोर्ट ब्लेयर में हम पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड गए थे, तो वो उसमें हम क्रूज़ में बैठ के गए थे। तो ये जो क्रूज़ के अंदर जो स्टाफ होता है उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, और ऊपर से जो हमारे समुद्री रास्ते हैं वहाँ से जो है पर्यटन की सुविधाओं को और क्रूज़ के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्रूज़ में बैठना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए आप जो है ये ध्यान रखिएगा, क्रूज़ भारत मिशन जो है इसको स्टार्ट किया गया है ताकि क्रूज़ पर्यटन को बढ़ाया जा सके और नौकरियाँ भी सृजित की जा सके। तो अब इसमें क्रूज़ भारत मिशन के तहत 3 क्रूज़ सेगमेंट हैं। एक तो है इसमें ओशियन और पोर्ट, दूसरा है रिवर और इनलैंड, और तीसरा है आइलैंड। ठीक है? तो आइलैंड टू आइलैंड, और एक रिवर टू इनलैंड, और दूसरा ओशियन और पोर्ट, इन सब के बीच में क्रूज़ जो है उसको चलाया जाएगा। फिर देखिए मिशन वसुंधरा 3.0, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने जो है मिशन वसुंधरा का स्टार्ट किया है। ये क्या है, तो औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनको असम के जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनको औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया है। तो असम का है, हालाँकि थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं मिशन वसुंधरा 3.0 क्या है। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है फिर देखिए इंडिया केम 2024 ये क्या है, तो एशिया में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी और सम्मेलन है ये इंडिया केम 2024। इसका आयोजन जो है बॉम्बे में किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट भारतीय लाइट हाउस महोत्सव, ये दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव था, और इसका आयोजन जो है उड़ीसा के पुरी में किया गया। इससे पहले जो फर्स्ट वाला था उसका आयोजन जो है गोवा के अंदर 2023 में पिछले साल किया गया। और ये जो लाइट हाउसेस होते हैं ये क्या करते हैं, समुद्री इतिहास में लाइट हाउस की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, हाँ सीएमएस वातावरण के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। देखिए पर्यावरण और वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है महोत्सव और फोरम, जिसे एम एस वातावरण के नाम से जाना जाता है, इसका शुभारंभ किया गया है। और ये 3 दिवसीय इस फिल्म महोत्सव का जो विषय है वो वेटलैंड फॉर लाइफ था। तो ये अगर पूछ लिया जाए विषय के बारे में, तो वेटलैंड्स के ऊपर इसका जो है वो था। फिर देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला देखते हैं, तो देखिए लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन किया गया है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी जो ये दूरबीन है, इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन जो है, इसका जो उद्घाटन है वो लद्दाख में किया गया, एशिया की सबसे बड़ी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, देश का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र जो है इसको जो है स्थापित किया गया है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, केरला में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जो पवन चित्र है उसका अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए इंडिया एआई और मेटा ने की आईआईटी जोधपुर में सृजनात्मक एआई सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा। तो ये सृजन केंद्र जो है ये क्या है, एक एआई केंद्र है, और किसने स्टैब्लिश किया है? मेटा और आईआईटी जोधपुर ने। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों ने मिलकर इसको किया है। फिर देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? 176th पोजीशन पे इंडिया जो है वो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें 2024 में भारत को सबसे खराब स्कोर के साथ में इस पर रखा गया है। 180 देशों की आप देख लीजिए लिस्ट के अंदर हम 176 नंबर पे हैं, तो बहुत ही खराब स्कोर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अगर इसमें देखें तो भारत का ये निचला स्कोर जो है वो अकुशल भूमि प्रबंधन और इसकी जैव विविधता पर बढ़ते खतरों के कारण जो है वो इसको इतना निचला स्तर मिला है।
फिर यहाँ देखिए चक्रवाती तूफान दाना, अगर आपसे पूछे कि दाना क्या है तो हाल ही में चर्चा में रहा दाना क्या है, तो एक चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के तट को जो है इसने जो है वो इफेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो है भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा सहित कई इलाकों में अत्यंत जो है यहाँ पर वर्षा हुई है। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, और इसका नाम जो है सऊदी अरेबिया ने दिया है, जिसका अर्थ होता है उदारता। ठीक है। अब वन लाइनर देख लेते हैं, वन लाइनर में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। हम्म, 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 हम्म। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ इलेक्टोरल कोऑपरेशन पर समझौता किया है, एमओयू किया है, तो उज़्बेकिस्तान के साथ में हमने किया है। फिर यहाँ देखिए हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अनुबंधित किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। फिर ये नाम बदला है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। फिर देखिए 149th अंतर संसदीय संघ सभा कहाँ आयोजित की जाएगी, आईपीयू जिसको हम बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये जेनेवा के अंदर जो है वो आयोजित होगी। हाल ही में इसराइल हमास युद्ध के चलते चर्चा में रहा यूनिफिल किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगाया है। ये यूनिफिल क्या है, तो ये जो है एक शांति मिशन है और लेबनान के अंदर जो है इसको चलाया गया है। फिर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भारत को आधिकारिक तौर पर किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है, तो ट्रैकोमा से मुक्त भारत को घोषित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए जल जगार महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो धर्मतरी छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। फिर महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये पटना बिहार में हुआ है। कोलकाता तो दोनों। फिर देखिए यहाँ पर हाल ही में भारत के किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दानू को दर्शाया गया है। ये देवी दानू जो है वो आयरलैंड की जो है उन देवी को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर देखिए 1 अक्टूबर 2024 को किसने नाटो के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये थोड़ा सा नाम आप ध्यान रखिए, नाटो चर्चा में था। तो ये मार्क रूटे जो हैं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको नाटो का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको की जो है ये शिनबाम जो है पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है, तो नाम ध्यान रखिएगा। फिर किस जिले की घुरारी नदी का वहाँ की जल सहेली स्वयंसेवक का कायाकल्प किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका नाम भी लिया था, तो नदी का नाम हो सकता है पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की नदी है, झांसी की। फिर चलते हैं लास्ट पोर्शन पे, जो कि है क्वेश्चन एंड आंसर, हालांकि ये तो आप खुद पढ़ सकते हैं लेकिन एक बार देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे GRSE द्वारा निर्मित किस 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का लोकार्पण किया है, तो ये हमने पढ़ा था, अभय का किया है। फिर मेटा के साथ में सृजनात्मक एआई सृजन केंद्र की स्थापना, तो आईआईटी जोधपुर के साथ में। सिम्बेक्स किसके साथ में, भारत और सिंगापुर के साथ में समुद्री अभ्यास है, और ये 31वां संस्करण था इसका। फिर देखिए बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 किस श्रेणी की पनडुब्बी है, तो अरिहंत श्रेणी की है। जस्टिस खन्ना कौन से न्यायाधीश हैं, 51वें हैं। और हान कांग कहाँ की लेखिका है, दक्षिण कोरिया की, इनको नोबेल प्राइज मिला है साहित्य में। यूएई में आयोजित महिलाओं के आईसीसी T20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ही जीता था इसको। फिर देखिए विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है मालाबार 24, इसका कौन सा संस्करण था, 28वां था। और 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया, राजीव सरदेसाई की है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, ओडिशा। वैश्विक बहुआयामी यानी कि एमपीआई के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है। फिर ये जो है वस्त्र की श्रेणी में जीआई टैग जो है असम में किसको मिला है, तो बोडो आरनोई को मिला है। फिर यहाँ पर देखिए जैव विविधता पर जो सम्मेलन है COP16, ये कहाँ पर होगा, तो कैली कोलंबिया में होगा। पद्म विभूषण से 2008 में इनको दिया गया था, रतन टाटा को। फिर जो है गुड़िया क्या है, शुभंकर है, किसका है, तो ये जो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है उसका है। और उसके अलावा यहाँ देखिए कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तो यहाँ सारी भाषाओं को मिला है, पाली, मराठी, प्राकृत, असमिया, बंगाली और बंगाली को। फिर देखिए एशियन क्लीन एनर्जी समिट जो है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाएगा। सो फ्रेंड्स आज हमारी नवंबर की क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो गई है और आज 1 तारीख है, तो आज हमने सब चीज़ कंप्लीट कर ली है। अब जो है हम नेक्स्ट जो हमारी क्रोनोलॉजी है उसको कंप्लीट करेंगे, जो अब आने वाली है। उससे पहले जो हमारी एक पेंडिंग क्रोनोलॉजी और है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की हो ही गई है। तो जुलाई और अगस्त की जो क्रोनोलॉजीज़ है उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे, तो हमारा एक करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।